दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय परीक्षा ऐप, जहां पर आपको मिलते हैं कोटा के सबसे बेहतरीन टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल क्लासरूम की तरह, पूरा थ्योरी मटेरियल, प्रैक्टिस सीट्स, डाउट सेशन, वो भी घर बैठे। तो अभी प्ले स्टोर पर जाके परीक्षा ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पेमेंट करते समय अगर आप हमारा कूपन कोड अरविंद P15 यूज करते हैं तो आपको मिलता है फ्लैट 15% ऑफ ऑन IIT एंड नीट कोर्सेज। तो अभी जाएं और परीक्षा ऐप इंस्टॉल करें। हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन पेडी क्लासेस। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने की सीरीज के अंदर हम इलेक्ट्रिकल फोर्स, कूलम फोर्स जो है उसके ऊपर कुछ एप्लीकेशंस कर रहे थे। उसी का जो पार्ट है उसी को हम आगे कैरी कर रहे हैं इसी क्लास के अंदर। तो देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम जो बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है उसको करने की कोशिश करते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। इक्विलिब्रियम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार कैसी प्रॉब्लम्स आती है ध्यान से देखें। बहुत बार कई एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि कैपिटल क्यू चार्ज और एक दूसरा कैपिटल क्यू चार्ज है, ये दोनों 2L डिस्टेंस पे रखे हुए हैं एक दूसरे के अपार्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, आपको क्या करना है, एक चार्ज और लेके आना है Q, जिसकी वैल्यू निकाले। उससे पूछा कि आपको तीन चीज पूछी है। पहला कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, दूसरा इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी वैल्यू इन द सेंस क्यू की फॉर्म में कितना ही होगा, ठीक है, और तीसरा वेयर, कहां पे इसको क्या किया जाए, पुट किया जाए, नहीं रखा जाए, ताकि ये जो एंटायर सिस्टम है इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम। यानी कहने का मतलब है कि दो कैपिटल क्यू चार्ज हैं और उनके बीच में आपको एक स्मॉल क्यू चार्ज रखना है, लेकिन तीन प्रॉब्लम है। द फर्स्ट वन इज दैट द वैल्यू, कितनी वैल्यू होगी वो इन दोनों के फॉर्म में यानी इनके पदों में। फिर दूसरा कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी इनके बीच में रखना है। फिर थर्ड वन क्या कि कहां पे, इससे कहां पे, इससे कहां पे, आप किसी भी हिसाब से दूरी पूछ सकता है। एग्जाम में हो सकता है इसको Q1 दे दे, Q2 दे दे, इसको 1 दे दे, 2 दे दे, तो 1 से कितना दूर रखूं, तो वो आप दूरी निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लास्ट में बोलता है कि ये उस केस में बताओ जब ये पूरा सिस्टम क्या रहे, साम्य अवस्था में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब कोई हिले नहीं। कहने का मतलब है कि अगर उस चार्ज को आप लेके आए और मान लेते हैं उसको आपने कहां कर दिया, मान लेते हैं आपने यहां रख दिया, उसको कहां रख दिया, यहां रख दिया। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देख, ये तीन चीजें वैल्यू निकालनी है, मैं इधर रखता हूं। देख इसको, एक तो मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, कितनी वैल्यू आएगी, फिर इसकी नेचर निकालनी है, पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर कहां रखना है, इसको कहां रखूं, ये तीन चीज को निकालनी है। ये स्पेस में खाली कर लेता हूं मेरे लिए। और पूछा क्या है कि उन तीनों केस के अंदर वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि तीनों में से कोई भी हिलना नहीं चाहिए, जैसे है वैसे है। अब देख, मैं बताता हूं, सबसे पहले मुझे नेचर जानना इसका बहुत जरूरी है। ध्यान से देख, कैसे, सोच के देख। अगर तूने मान लो पॉजिटिव ले लिया, ये क्यों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, हाँ सर ठीक है, मान लिया पॉजिटिव। अगर मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया तो यहाँ पे रख दिया, ये पॉजिटिव है ना, हाँ सर, और ये तो पॉजिटिव है ही क्योंकि क्यू चार्ज है, दिया नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव समझूंगा। जब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे धक्का मारेगा तो बोलो इधर फोर्स आएगा, बिल्कुल सर आएगा। और ये वाला जब धक्का मारेगा इस पे, ये भी पॉजिटिव है तो ये कहाँ आएगा, इधर, तो हाँ ये फोर्स बैलेंस हो सकता है इस पे, इसका मतलब ये रुका हुआ हो सकता है। ठीक, और अगर ये नेगेटिव हो तो सर, नेगेटिव हो अगर ये, तो ये पॉजिटिव वाला इसको इधर खींचेगा, ये पॉजिटिव वाला इसको इधर खींचेगा, तब भी क्या हो सकता है, ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। लेकिन इस बार हम इक्विलिब्रियम किसकी चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं सिर्फ इस चार्ज की। क्या पॉजिटिव या नेगेटिव रखने के दोनों केस में ये वाला और ये वाला भी वहीं पे रहता है। तो देख कैसे, अगर ये पॉजिटिव है, हाँ सर मान लिया, और यहां रखा तो ये बैलेंस हो सकता है, नहीं ये यहां रह सकता है, ये मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में चेक करो। सर अगर आपने ये पॉजिटिव रख दिया तो इस पर ये कूलम जो फोर्स लगाएगा वो कितना, सर वो लगाएगा इस पे इधर, हाँ बिल्कुल, और ये पॉजिटिव भी इस पे कहां लगाएगा, सुपरपोजिशन अध्यारोपण का सिद्धांत अभी पढ़ाया नहीं है बट फिर भी समझ ले, हर एक चार्ज उस पे फोर्स लगाएगा, तो ये इस पे लगाएगा, ये भी सर इस पे इधर लगाएगा, दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में हो गए तो ये जिंदगी में रुकेगा थोड़ी, तो भागता रहेगा। इसका मतलब तेरी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई, साम्य अवस्था प्रभावित हो गई, तो गलत कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव नहीं हो सकता है। और यही केस इस पे लागू करेगा तो ये भी नहीं हो सकता, तो फिर तो नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव हो तो ऑप्शन तो दो ही है सर। अगर नेगेटिव है तो मैं जानता हूं ये तो रहेगा साम्य अवस्था में, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये रह सकता है। इसको देख, हाँ
हाँ सर, अगर ये नेगेटिव है तो इस पॉजिटिव वाले को ये यहाँ खींचेगा बिल्कुल, और ये पॉजिटिव ये सर इसको इधर मारेगा, यानी इस चार्ज पे दो साइड की ओर फोर्स आ गया, दैट कैन बी बैलेंस्ड, वो बैलेंस हो सकते हैं। और इस पे भी एक ये चीज रहेगी, ये माइनस इसको इधर, ये प्लस इसको इधर, यानी ये भी फोर्स बैलेंस हो सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर है क्या, कि चार्ज मेरा नेचर मुझे पता चल गई है, नेचर क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेचर क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर ये दोनों चार्ज क्या है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच में मुझे नेगेटिव रखना पड़ेगा, तभी एंटायर सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी तीनों नहीं लेंगे। और अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो इसको फिर क्या होना पड़ता, पॉजिटिव होना पड़ता। वो वाइस वर्सा सिस्टम आप कर सकते हो। दूसरा वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू को छोड़, एक बार तू सोच कहां रखे, तो मान लेता हूं कि इस चार्ज से इस चार्ज को मैं x डिस्टेंस पर रखता हूं। कितने पे, x डिस्टेंस पे रखता हूं। ये 2l ने मान लिया, मैं l ही मान लेते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, ठीक है। 2l नहीं l ही मान लेंगे, क्यों 2 का बिना काम का। अब देख इस पे कितना दूर है सर, ये x दूर है। तो अगर मुझे इस चार्ज की इक्विलिब्रियम निकालनी है तो मैं जानता हूं इस पे नेट फोर्स क्या होगा, सिर्फ नेट फोर्स 0 होगा। तो देख इसकी वजह से इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको 1 वाला मान लेता हूं, इसको 2 वाला मान लेता हूं। तो F1 की डायरेक्शन होगी सर नेगेटिव है क्या, इधर, और F2 की डायरेक्शन क्या होगी सर, इधर। यानी F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, इस क्यू पे बराबर आएगा सर, तभी तो रुकेगा यहाँ। हाँ सर बिल्कुल। अब देख F1 यानी इसकी वजह से, तो देख के क्यू स्मॉल क्यू। अब कुछ बोलेंगे माइनस रख देंगे, भैया माइनस रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तू डायरेक्शन इनको ऐड कर रहा है, इसलिए जरूरी नहीं है। एक्स स्क्वायर बराबर के क्यू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देख दोनों को बराबर करेगा, ऊपर वाली चीजें बराबर है, दैट मींस एक्स स्क्वायर बराबर एल माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं, तो एक्स बराबर एल माइनस एक्स, विच इंप्लाइज एक्स बराबर एल बाई 2। ये क्या आ गई, ये बीच की डिस्टेंस आ गई, कि अगर दोनों चार्ज ये क्यू ये भी क्यू है तो इनके ठीक बीच में रखना पड़ेगा, तब जाके ये क्या आएगी, इक्विलिब्रियम आएगी। अब ये बता कि कितना होगा, यानी इनके पदों में कितना चार्ज होगा वो, तो देख कैसे करेंगे। अब देख यहाँ लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, वो भी करते हैं गलती। कैसे, वो क्या करते हैं कि L की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं और फिर Q निकालने की कोशिश करते हैं। अब वो ये नहीं जानते कि सारी चीजें यहाँ पे बराबर है, कट जाएगी चीजें, कुछ बचेगा ही नहीं तेरे पास, बराबर 0 बराबर 0 1 बराबर 1 आ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि तुझे जब क्या निकालनी हो, वैल्यू निकालनी हो उस Q की, तो तू एक काम करेगा, क्या फोर्स तो बैलेंस करने ही है तभी तो निकलेगी, लेकिन या तो इस पे फोर्स बैलेंस कर दे या इस पे फोर्स कर दे। इन पे करेगा तो तेरा आंसर नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं मान लेता हूं कि मैं इस पे फोर्स बैलेंस करता हूं, इस पे फोर्स बैलेंस करता हूं, तो देख इस पे ये वाला फोर्स लगाएगा किधर, इधर, तो इसको मान लेता हूं मैं के, मान क्या लेते हैं, के क्यू स्क्वायर, यानी के Q1 Q2 अपॉन बोलो रे एल स्क्वायर बराबर। अब ये इस पे फोर्स लगेगा इधर, तो ये क्या होगा सर, के क्यू छोटा क्यू अपॉन ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस x है, तो बोलिए कितनी है सर, ये l माइनस एक्स, और मैं जानता हूँ x कितनी आई है, l बाई 2, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, l बाई 2 का क्या रे स्क्वायर। बहुत बढ़िया। देख k से k गया, एक q से ये q गया, तो यहाँ क्या बचा, q बाई एल स्क्वायर है, सो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर भी गया, ठीक है, इसको छोड़। q बराबर ऊपर क्या बचा सर q, और नीचे कितना बचा 1/4, कितना बचा 1/4, तो यानी ये 4 आ गया, ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से q कितना आया, q आया q/4। अब कुछ लोग बोलते हैं सर आंसर तो पॉजिटिव आया है, आंसर पॉजिटिव थोड़ी आया है यार, तो फिर ध्यान से सोच। नेचर में पहले ही निकाल चुका हूं मैं, यहाँ पे माइनस आने का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन अपोजिट, प्लस आने का मतलब डायरेक्शन दूसरी, यानी मैंने इसकी नेगेटिव डायरेक्शन के साथ इन फोर्स को लिखा ही नहीं मैंने। अगर मुझे नेगेटिव डायरेक्शन के साथ लिखना होता तो मैं इसको प्लस इसको बराबर क्या करता, 0 करता, तब तेरा आंसर सही आता। तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्या निकाल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, परिणाम निकाल रहा हूँ। इसलिए कोई बच्चा ये न सोचे कि यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो मेरा आंसर गलत है। आंसर इज स्टिल q इक्वल टू -q/4, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर आता है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो समझ गया होगा। 3 पार्ट से पूछता है, नेट इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेगा, ये सब चीजें तीनों मुझे लगानी पड़ेंगी। क्लियर है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और कुछ कराओ, और देख इसके अंदर क्या करते हैं, ध्यान से देख। अब देख इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कितने टाइप की होती है, फिर देख इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देख। हाँ, ये चार्ज और ये चार्ज Q, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फिर से वही प्रॉब्लम L, और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में मैंने प्लस Q चार्ज रखा, क्या रखा मैंने, प्लस Q चार्ज रखा, ठीक है सर, रख दिया। अब मुझे सिस्टम का नहीं है, मुझे प्लस Q चार्ज के और क्या करनी है,
इक्विलिब्रियम चेक करनी है कि ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है या नहीं आ सकता। तो देख ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस है क्या कि इसमें मैंने एंटायर सिस्टम पूछा था, पूरा तीनों पूछे थे, बट इसमें मैंने बीच वाला को पूछा है। तो बीच वाले पे देख ये ढका रहेगा इधर और ये वाला रहेगा इधर, तो ये क्या रह सकता है सर? अगर ऐसा करते हो तो ये क्या रह सकता है? इक्विलिब्रियम में रह सकता है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब हाँ इक्विलिब्रियम। लेकिन एक पहला चीज क्या, वेदर दिस इक्विलिब्रियम वुड बी स्टेबल, और दूसरा क्या होगा अनस्टेबल। दो टाइप की इक्विलिब्रियम होती है, क्या समझने की कोशिश कर। देख मैं इसको छोटे से ग्राफ से तो समझाता हूँ। मान लेते हैं ये किसी पहाड़ की तलहटी के अंदर मैं ये डायग्राम बनाया तुझे साइन कर्व जैसा। अब सोच के देख, कोई आदमी अगर, आदमी नहीं है, जो कांच की छोटी गोली होती है उसको मैंने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, अरे नीचे रखा हुआ है। अब सोच यहाँ से ये नहीं हिल रही है, यहाँ से ले, लेकिन इसको अगर मैंने थोड़ा सा हिला दिया तो बोलिए यहाँ गिरेगी। हाँ सर बिल्कुल गिरेगी। और अगर मैंने थोड़ा सा इसको कहाँ कर दिया, यहाँ हिला दिया तो यहाँ गिर जाएगी। वापिस इस जगह क्या आएगी क्या? इस पे सर कभी नहीं आएगी। ये वाली सर इसमें थोड़ा सा हिलाता हूँ ऊपर जाएगी लेकिन वापस यहाँ जाएगी, इधर हिलाता हूँ ऊपर जाएगी लेकिन वापस आ जाएगी। तो अगर वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए देन द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, और ये क्या होती है अनस्टेबल। ऐसा ही कुछ इस चार्ज में होगा क्या कि आपको जहां पे भी रखा है इक्विलिब्रियम तो है, यानी ये इक्विलिब्रियम तो है बिल्कुल, लेकिन क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है वो मुझे बताना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से अगर मैं देखूं तो देख मैं अब करने वाला हूं क्या कि मैं जानता हूं ये 2L है, ये क्या है 2L डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो तू खुद से देख यहाँ पे इक्विलिब्रियम L/2 आई थी, यानी ये इक्विलिब्रियम कब आएगी सर? ये इक्विलिब्रियम यहाँ से आएगी L, और यहाँ से कितनी आएगी L, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगी। अब मुझे चेक करना है कि ये सॉरी स्टेबल है या अनस्टेबल। स्टेबल कब होगी सर? स्टेबल होगी तो तू अगर यहाँ से थोड़ा सा हिला देगा तो वापिस यहीं आ जाएगा ये, ठीक। और अगर अनस्टेबल होगी तो थोड़ा सा हिलाने के बाद में ये क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ध्यान से देख, ठीक है सर देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को फिक्स कर रखा है, ऐसा समझ ले। क्या कर रखा है? इन दोनों को फिक्स कर रखा है, इन दोनों को मैंने फिक्स कर रखा है। अब बीच वाले को मैं क्या करता हूँ, छोटा सा हिलाता हूँ ऐसे, एक्स, छोटा सा एक्स हिला रहा है, छोटा सा एक्स हिला देंगे तो मान लेते हैं यहां से, और ये थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो गया तो यहां पहुंच गया। अब इस पे नेट फोर्स निकाल, क्या निकाला इस पे? नेट फोर्स। तो सर इसकी वजह से मान लेता हूँ ये 1, ये मान लेता हूँ 2, तो F1 जो आएगा वो आएगा KQ अपॉन L प्लस एक्स का स्क्वायर। बिल्कुल सर। अब दूसरा F2 KQ, अच्छा इसकी डायरेक्शन सर, इसकी डायरेक्शन इधर तीर से दिखा रहा हूँ, इसकी L माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन इधर। अब तू ध्यान से देख, एक ये फोर्स एक ये फोर्स, दोनों में से कौन सा ज्यादा है? जिसको मैथ्स आती है वो भी सोचेंगे यार ऊपर वाली चीजें तो दोनों में बराबर है, हाँ नीचे वाली में L प्लस एक्स का होल स्क्वायर का भाग दे रहा हूँ और नीचे वाले में L माइनस एक्स स्क्वायर का भाग दे रहा हूँ। तो अगर मैं जानता हूँ किसी बराबर संख्या के मैं अगर छोटी संख्या का भाग देता हूँ तो वो बड़ी आती है। जैसे कैसे? सोच 10/2 और एक है 10/3, कौन सा चीज बड़ा है? जिसका डिनोमिनेटर, जिसका हर छोटा है वो चीज बड़ी होती है क्योंकि उसके टुकड़े बड़े होंगे। तो इनमें से देखूं तो इस संख्या और इस संख्या में से ये संख्या छोटी है, तो ये ओवरऑल संख्या कौन सी बड़ी आएगी? F2 बड़ा आएगा। F2 बड़ा आने का मतलब ऐसा डायरेक्शन F2 की कहाँ है? इधर है। इसका मतलब है अगर तुमने इसको इधर खिसकाया तो इसकी साइड से जो फोर्स लग रहा था वो तो देख क्या हो रहा है सर, कम हो रहा है, और इसकी साइड से लगने वाला क्या हो रहा है सर, ज्यादा हो रहा है। तो डोमिनेट कौन करेगा? जो ज्यादा है वो, तो सर ज्यादा वाला डोमिनेट करेगा, मतलब F2 डोमिनेट करेगा, ये वाला फोर्स डोमिनेट करेगा। और सर इसकी डायरेक्शन तो बोलो ये है क्या? हाँ ये है। तो अगर तू थोड़ा सा खिसकाएगा तो वो इधर वाला फोर्स ज्यादा हो जाता है, उसको वापस धक्का दे देगा और बोलेगा इधर आ जा, तो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। हाँ सर आ गया, इट मींस इट इज ए स्टेबल, स्थायी साम्यावस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप सोच यही अगर माइनस होता, यही क्या होता? माइनस होता, तो इक्विलिब्रियम तो बिल्कुल इक्विलिब्रियम होती सर। अब देख, अब वही काम कर रहा हूं क्या सर? मैं तो क्या कर रहा हूं, अब वापस वही चीज कर रहा हूं जो पहले कर रहा था। क्या? एक्स से डिस्प्लेस करना है यार, क्या बार बार। तो देख वापस अब माइनस वाला काम करते हैं, ये प्लस वाला था, माइनस वाला करते हैं, माइनस वाला करते हैं। F1 सर तो इसका है, हाँ इसका है सर, इस बार माइनस कर दिया क्या आपने? हाँ माइनस कर दिया, और एक्स डिस्प्लेस किया मैंने उधर ही, डिस्प्लेसमेंट वही है। तो इस बार सर F1 तो वही आएगा सर, KQ बाई L प्लस एक्स का स्क्वायर, और F2 कितना आएगा सर? वो भी तो उतना ही आएगा, KQ अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर। अब सोच के देख इसकी डायरेक्शन कहाँ है
सर इसकी डायरेक्शन ये दो इससे दूर जा रहा है क्या? ध्यान से देखता हूँ, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस वाले इसको अपनी ओर खींचेगा, इसकी डायरेक्शन ये है, और ये F2 ये वाले की वजह से इस पे लग रहा है, तो सर इसकी डायरेक्शन इधर होगी क्योंकि इस बार अंदर की ओर खींचेगा। अब तू सोच सर ये इधर वाला फोर्स है क्या? ये तो अपनी ओर खींच रहा है इसको, लेकिन जब ये इधर जा रहा है तो मैग्नीट्यूड देख दोनों का, मैग्नीट्यूड देखता हूं तो बोल ये ज्यादा है ये ज्यादा, सर ज्यादा तो ये है, ज्यादा कौन सा है? ये ज्यादा है, और ये क्या है सर? कम है। बात तो सेम है, हाँ सर बात सेम है, लेकिन डायरेक्शन देख इस बार। क्या सर? इसकी डायरेक्शन क्या थी? इधर की ओर है, तो जब ये फोर्स इधर जाएगा, यानी ये Q जो है ये इस पे लग रहा है माइनस क्यू पे, हाँ सर लग रहा है, और किधर और लग रहा है सर? इधर की ओर लग रहा है। अब तू क्या कर रहा है? उसको इस इक्विलिब्रियम से इधर भेज रहा है। इधर भेजने का मतलब क्या हुआ कि इसकी साइड से लगने वाला फोर्स इससे दूर ले गया तो कम हो जाएगा, हाँ सर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये इधर खींचना जो चाहता है ना वो थोड़ी सी कम होगी, यानी पहले वो बीच में तो एकदम, अब वो इधर खींच रहा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले के कंपेयर में क्या हो गया है? कम हो गया। ठीक, नीचे वाला सोच सर, नीचे वाला तो ज्यादा है, यानी इसकी वजह से लगने वाला क्या है? ज्यादा है, और डायरेक्शन क्या है इसकी सर? इधर ही है इस बार, तो सोच पहले इधर लग रहा था और अब और ज्यादा ताकत से इधर लग गया, तो बोल ये जैसे ही तू थोड़ा सा इसको हटाएगा ये अपनी ओर इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा? क्या वापस आने देगा? नहीं आने देगा। सर क्यों नहीं आने देगा? क्योंकि बीच में था तब तक तो ठीक था क्योंकि दोनों बराबर खींच रहे थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया, इसकी ओर से लगने वाला जो फोर्स था ना, इस क्यू की ओर से लगने वाला, वो बढ़ गया सर, और वो बढ़ गया। गलती ये होगी कि इस बार डायरेक्शन उसकी उधर ही है, तो उसने इधर खींच लिया इसको, तो मैंने इस साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम से इसको डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करते ही ये क्या हुआ? उधर चला गया, उधर चलते ही उस चार्ज ने क्या कर लिया? उसको पूरा उधर की ओर खींच लिया, तो साम्य अवस्था डिस्टर्ब हो गई, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई है मेरी। इसका मतलब ये वापस लौट के वहां नहीं आएगा। तो सर ये कौन सी भी है? अस्थायी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कैसे बताएंगे? देख, दो पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच में जो पॉजिटिव था तो कौन सी रहे सर? वो स्थायी साम्य अवस्था। और अगर दो पॉजिटिव उनके बीच में नेगेटिव तो कौन सी? अस्थायी साम्य अवस्था। ये उल्टा है, अगर इन दोनों को नेगेटिव ले लेगा तो बीच में क्या आना चाहिए? नेगेटिव, तब स्टेबल होगा। और ये दोनों अगर तो क्या ले रहा है? पॉजिटिव, तो बीच में क्या आना चाहिए? पॉजिटिव स्टेबिलिटी के लिए। क्लियर है? तो अगर स्टेबल चाहिए, एक बात ध्यान रख, अगर स्टेबल चाहिए आंख बंद करके क्या करेगा? पॉजिटिव 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 स्टेबल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अनस्टेबल, और नेगेटिव 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 स्टेबल, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो कर लिया ना हमने, हाँ, तो इसको देख ले, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज अनस्टेबल। क्लियर है? क्या हो सकता है हर बार हमें करके देखना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव ले लूं इसको नेगेटिव ले लूं, तो बीच में क्या आना चाहिए? तो देख ले, तो कभी आएगी नहीं बीच में, तो स्टेबिलिटी आएगी नहीं, वो तुझे उधर जाना पड़ेगा और उधर जाना पड़ेगा, बट दीज आर टू द स्टैंडर्ड। अब देख थोड़ा सा और तुझे तो फील करवाता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सोचेंगे ज्यादा एडवांस करवा रहे हो, ऐसा नहीं है, तेरे काम की चीज करवा रहा हूँ बहुत। इस पे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब एक क्वेश्चन बनता है एसएचएम का। सर कैसे? मैं तो जानता ही नहीं हूं, मैं बता दूं, टेंशन मत ले तू। ध्यान से देख, जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम आई, क्या आई रे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सर स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि यहां से थोड़ा सा छोड़ा ना तो वापस इधर आ गया। हाँ सर आ गया। तो सोच के देख, जब ये इधर से तू थोड़ा सा इधर किया तो एक मैक्सिमम टाइम पे जाके रुक गया, और वहां से फिर वापस आया तो किसने धक्का दिया होगा ना? हाँ। अब उस फोर्स की वजह से जैसे ही यहाँ पे पहुंचा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होती है। क्या होती है? कुछ वेलोसिटी होती है। उस वेलोसिटी से ये क्या करता है? अपनी पुरानी जो पोजीशन है, जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन, उस पर रुक नहीं पाता है। तो सर रुक नहीं पाता, उस वेलोसिटी से थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी होती है, वो इधर निकल जाता है, और इधर निकलते ही सेम वही पोजीशन आती है कि इधर से इधर गया, तो ये वापस को धक्का देता है इधर, और अब जब ये इधर आता है तो ये इसको धक्का देता है इधर, तो ये क्या करता है? ऐसे करने लग जाता है, ऐसे करते ही डिस्टर्ब करते ही, जिसे बोलते हैं क्या? एसएचएम। क्या करने लग जाता है? एसएचएम करने लग जाता है। अब एसएचएम करने लग जाता है तो फिर एसएचएम के अंदर से सवाल बनता है बहुत शानदार। देख मैं बताता हूं क्या है, कि जब ये इस स्टेबल इक्विलिब्रियम से हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, बहुत थोड़ा सा, तो ये बॉडी एसएचएम करेगी, यानी ये मास चार्ज एसएचएम करेगा। हाँ सर एसएचएम करेगा। तो उस एसएचएम का टाइम पीरियड बताओ, उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, उसकी ओमेगा बताओ, वो सारी छोटी छोटी चीजें पूछ सकता है। देख बहुत शानदार है, मैं बता रहा हूँ, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यस इट इज अ बिट ऑफ जेईई लेवल क्वेश्चंस, बट स्टिल यू कैन डू इट विद अ वेरी इज। तो हम इसको रन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, इसको मैं करता हूँ, तो ध्यान रख, इसको यहाँ तक रख, ये एसएचएम करेगा, कैसे करेगा उसके निकालते हैं। देख मैं रन कर रहा हूँ। हाँ देख फिर से बनाता हूँ तेरे लिए प्रॉब्लम बहुत सीधी है। ये रहा कैपिटल क्यू, और ये बीच में है प्लस क्यू, और ये था 12,
और ये इक्विलिब्रियम आती है सर एल पे, तो यहाँ भी क्या होगा, एल होगा। हम इसको थोड़ा सा एक्स पे क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हम इसको एक्स से डिस्प्लेस कर दिया और अब ये क्या करेगा, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति करेगा। मुझे पूछा टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा, ये 2 3 4 चीजें पूछी है, मैं बता दूंगा सर, बहुत आराम से बता दूंगा, कोई दिक्कत मुझे बिल्कुल नहीं है। लेकिन उससे पहले तुझे ऐसे समझाना जरूरी है। एसएचएम क्या होता है, एसएचएम होता है अगर किसी बॉडी, अगर कोई आवर्त गति कर रहा है, यानी पीरियोडिक मोशन कर रहा है, और उसमें जो लगने वाला फोर्स है वो उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, लेकिन जिस और डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट साइड में क्या लगता हो, फोर्स लगता हो, तो वो इक्वेशन क्या होती है, एसएचएम होती है। यानी वो पार्टिकल हमेशा आवर्त गति करेगा, एसएचएम करेगा। और अगर उस x की पावर 1 है तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, सरल आवर्त गति बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति। और एसएचएम सरल, हिंदी में बोलते हैं सरल आवर्त गति, और इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। तो एसएचएम करने का एक ही रूल है, जब भी पूरी की पूरी फिजिक्स के अंदर बता रहा हूं, जब भी एसएचएम का सवाल आता है तो तुझसे एक बात पूछता है, उसका टाइम पीरियड पूछेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी पूछेगा, या उसका क्या पूछ लेगा, एंगुलर वेलोसिटी, काइंड ऑफ, ये चीजें पूछ लेगा, 2 3 चीजें पूछता है। सबका एक ही मेथड है, रटा रटा है, आज समझ ले, ध्यान रहेगा जिंदगी भर। जब भी तुझे किसी भी प्रकार से एसएचएम पूछे तो तुझे एक बात ध्यान होनी चाहिए कि एसएचएम होने के लिए F बराबर -kx होता है, जहां F बल होता है, x होता है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, k होता है कांस्टेंट। ठीक, तो किसी भी प्रकार क्वेश्चन हो ना, उस पे अगर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, अगर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है उसके मोशन में, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती। इसका मतलब फोर्स जरूरी है। तो अपने वाली जो बॉडी है, यानी जो इस क्वेश्चन इसके अंदर फोर्स निकाल, तो देख इसको 1 मानता हूं, इसको 2 मानता हूं, तो F1 क्या आया सर, x डिस्टेंस पे आया k अपॉन l प्लस x का स्क्वायर। और F2 कितना आया सर, F2 आया k अपॉन l माइनस x का स्क्वायर। तो सर मैं जानता हूं ये ज्यादा है, ये कम है, तो नेट फोर्स निकाल, इस पॉइंट पे नेट फोर्स निकाल। नेट फोर्स आएगा F नेट बराबर F2 माइनस F1 बराबर क्या आएगा, देख इसमें से ये घटा, ये ज्यादा है, तो देख k मैं तो कॉमन ले लेता हूं पहले, तो 1 अपॉन l माइनस x का स्क्वायर माइनस l प्लस x का स्क्वायर, ये चीज हुई। बोल सर, हाँ सर बिल्कुल। अब देख k अब मैं इधर बहुत जल्दी से कर रहा हूँ चीजें, ध्यान से देख लेना इसको, l माइनस x का स्क्वायर और l प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये क्या हो गया सर, ये हो जाएगा, इसको करूंगा तो l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2lx माइनस l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2lx। ये भैया देख लेना, छोटी सी गणित है, ये लघुत्तम एलसीएम लेके मैंने ये सारी चीजें की हैं, आप लोग कर लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन दोनों का स्क्वायर, बोल लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर, ये होगा a माइनस बी प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा ए स्क्वायर माइनस सॉरी ये लिख दूंगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत मुझे तो बिल्कुल है नहीं। अब देख यहां से देख ये गया, यहां से ये गया, तो ये 4lx बचा, तो इधर करता हूं, देख F नेट जो आया, नेट फोर्स वो क्या आया 4lx, और ये वाली चीज बची है k अपोन क्या बचा सर अपोन के अंदर तो बचा मेरा l स्क्वायर माइनस, लेकिन मैं अजम्पशन ले रहा हूं यहाँ पे। हाँ अजम्पशन क्या ले रहे हैं, देख अगर ये एसएचएम है तो इसके लिए शर्त है कि इसको बहुत छोटा क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेस करना पड़ता है, यानी l जो है x जो है वो l से बहुत छोटा है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर तो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। ये छोटे छोटे जंक्शन आप लोगों को पता होंगे। इसका मतलब अगर इस चीज को मैं देखता हूं तो ये लगभग इसके बराबर है, ये लगभग l माइनस एक्स स्क्वायर, ये लगभग बराबर है l स्क्वायर के ही बराबर है। l स्क्वायर है और ऊपर भी स्क्वायर है, l की पावर 4 हो जाएगी, l की पावर 4 हो जाएगी, एक l ऊपर रहा तो l की पावर 3 बचेगी। अब देख f नेट जो मेरा आया वो आया मैं k4, इसको 4 को मैं पहले लिख लेता हूं, अपॉन l³ इंटू बोलो क्या रे x। यहां तक करने के बाद में मुझे एक बात समझ में आएगी, ये मेरा फोर्स आ गया है। अब देख 4 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q कांस्टेंट है, ये भी है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, लेकिन ये x क्या है, वेरिएबल है। और ध्यान से देखें तो x एक प्रकार से क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो अब मैं इस बात को इससे रिलेट करता हूं, इस बात से मेरी, क्या मेरा f जो है इस फॉर्म में है, हाँ बिल्कुल है, इस फॉर्म में। क्यों है, क्योंकि k कांस्टेंट होता है तो सारी चीज कांस्टेंट है, और x यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट इक्वल। इसका मतलब मैं बोल दूंगा कि ये बॉडी क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है, बिल्कुल एसएचएम कर रही है। तो अब इसका क्या निकालना है, पार्टिकल का। तो मैं जानता हूं अगर कोई बॉडी
एसएचएम कर रही है और वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये होता है ए होता है एक्सेलरेशन, माइनस ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, और एक्स क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसके हिसाब से इस पार्टिकल का अगर मैं एक्सेलरेशन देखता हूं, तो इसका मान लेते हैं मास m था, मान लेते हैं मास क्या था m था, तो f नेट इतना, तो एक्सेलरेशन कितना, सर एक्सेलरेशन हो गया f नेट बाई क्या रे m। इसका मतलब आ गया इसके अपॉन में m मैं कर दूंगा, तो 4k अपॉन ml क्यूब इंटू बोलो क्या रे x, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब सोच इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है 4k अपॉन ml क्यूब। तो यहां से देख ओमेगा तो तेरा आ गया क्या, ओमेगा आ गया 4k अपॉन ml क्यूब। एक आंसर तो ये आ गया कि अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो मैं निकाल दी। अब मैं जानता हूं ओमेगा इक्वल टू टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहां से ओमेगा की ये वैल्यू मैं रख दूंगा तो टाइम पीरियड भी आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई और ओमेगा उल्टा कर देते हैं ml क्यूब अपॉन 4k। और एक दूसरा फ्रीक्वेंसी तो वो होती है 2 पाई ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा यहाँ पे 2 पाई लगा दे सीधा, तो 2 पाई नहीं गलत है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ इक्वल टू ओमेगा होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो 1 अपॉन 2 पाई और इनटू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4k अपॉन ml। यहां तक इस तीनों सवाल के अंदर जवाब दे चुका हूं, जो एसएचएम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। कौन से कि या तो ओमेगा पूछेगा या टी पूछेगा या एफ पूछेगा। अब मैं फिर से इसको रिकॉल करता हूं कैसे करेगा इसको हम क्या कर रहे हैं, ये तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट था लेटरल एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। अब एक और डिस्प्लेसमेंट से हम इसको करेंगे, उससे पहले समझ लेंगे जब भी एसएचएम का अगर कोई सवाल आए तो मैं कुछ नहीं करूंगा, उस बॉडी को जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है यानी ये वाली, उससे थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा और वहां पे जाके एक बार रख दूंगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जैसे ही डिस्प्लेस करके यहाँ रख दोगे, यहाँ पे आपको नेट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? नेट फोर्स। तो जो भी उससे फोर्स लग रहे हैं उसको क्या कर लो, माइनस कर लो, प्लस कर लो, नेट फोर्स निकाल लो। और नेट फोर्स निकाल के इस इक्वेशन से कंपेयर कर लो, ये एसएचएम की इक्वेशन है, तो जहां पे एक्स है वहां एक्स छोड़ दो, बाकी सारा क्या हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा। फिर एक इक्वेशन हो रहा है कि जो एक्सेलरेशन है, जो एसएचएम पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, नहीं पता तो सोच लो, एक्सेलरेशन होता है a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां से आप क्या कर लो कि जो एफ नेट निकालोगे उसके अंदर अगर आप एन का डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला है, ये रहा। अब इसमें ये ए है, तो ये इक्वेशन ही बनाना आपका धर्म है। इस इक्वेशन के अंदर आप कंपेयर करोगे इसको और इसको, तो आपको पता चलेगा माइनस ये भी आता है, डायरेक्शन बताता है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आप सारी की सारी वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। बहुत आसान है। अब हम इसका लेटर वाला भी करेंगे, तो आप इसको कर लो, बाकी मैं इसको रब करता हूँ। यस, तो अब हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन का जो दूसरा तरीका है, यानी दोनों चार्ज के बीच में क्यू चार्ज ये है और क्यू चार्ज ये है, जो कि 2l डिस्टेंस अपार्ट हैं एक दूसरे से। इनके बीच में जब हम किसी चार्ज को रखते हैं, दैट इज प्लस क्यू चार्ज, तो मुझे जाहिर सी बात है पता है कि इधर डिस्प्लेस करता हूं तो ये एसएचएम करता है, उसकी तीनों चीज हमने निकाल ली थी। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल निकाल ली थी। अब क्या करते हैं हम, अगर माइनस चार्ज इसको रख देते हैं, तो माइनस चार्ज अगर रख देते हैं और इसको अगर मैं इधर लेके जाता हूं, तो मुझे पता है ये चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा, हाँ सर, और ये अपनी ओर खींचेगा इधर। लेकिन जब मैं इधर डिस्प्लेस करूंगा तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो इस चार्ज की वजह से लगने वाला जो ये फोर्स है इधर, वो बढ़ जाएगा उसके कंपेयर में, तो ये डोमिनेट करने लग जाएगा, यानी अपना प्रभाव दिखाएगा ज्यादा। तो इस चक्कर में क्या होगा, ये चार्ज इधर खींचा चला जाएगा और जो सिचुएशन मिलेगी वो मिलेगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। बट अब मैं क्या करता हूं, इस माइनस क्यू चार्ज को लेटरल, यानी इसके लाइन के परपेंडिकुलर क्या करते हैं, इस तरह इसको क्या करते हैं, सॉरी ये काफी टेढ़ा हो गया है, हाँ, इसको क्या करते हैं, इस वे में डिस्प्लेस करते हैं, यानी इधर डिस्प्लेस करते हैं इसे। तो देख, ध्यान से देख, इधर मैं माइनस क्यू वाले इधर डिस्प्लेस किया और ये डिस्टेंस कितनी है, ये एक्स मान ली मैंने। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये वाला चार्ज है, ये इस पे क्या लगाएगा, इस एक्स डिस्टेंस पे, सर ये इस पे लगाएगा, माइनस है क्या, तो इधर फोर्स लगाएगा, हाँ सर बिल्कुल। और ये वाला कहाँ लगाएगा, सर ये वाला भी इस पे इधर लगाएगा। तो अजीब सी डायरेक्शन आ गई है, कोई नहीं,
वेक्टर कंपोनेंट रिजोल्व कर लेंगे, वेक्टर को कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेंगे। तो मैं जानता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आएगा। सर क्यों? सोच, इस ट्राइंगल के अंदर ये लेंथ कितनी है, ये तो एल है, तो इस वाले के अंदर ये भी क्या है, एल है। ये एक्स है तो इसमें भी ये एक्स है, और ये वाला 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, यानी ये एकदम डिटो दोनों सेम है, सेम है, तो इनका अंग अंग इक्वल होगा, तो ये एंगल इसका और ये एंगल इसका बराबर होगा। तो देख, इसकी वजह से मान लीजिए ये 2 है और ये मान लेते हैं क्या है, 1 है, तो इधर फोर्स लग रहा है F2 और इधर लग रहा है F1। तो इधर से देखता हूं तो ये थीटा है तो ये भी थीटा। हाँ सर, तो F2 का इधर नीचे की ओर कंपोनेंट क्या आएगा, F2 का वो आएगा नीचे की ओर F2 cos थीटा। हाँ सर, और इधर इसका क्या आएगा सर, इसका भी F1 इधर है तो नीचे की ओर क्या आएगा, F1 cos थीटा। दोनों एक डायरेक्शन में आएंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड कर देंगे। इसका इस डायरेक्शन में क्या आएगा सर, वो आएगा F2 sin थीटा और इधर आएगा F1 sin थीटा। चूंकि मैं जानता हूं F1 और F2 का मैग्नीट्यूड जो वो इक्वल आएगा, क्यों? क्योंकि K Q बीच की डिस्टेंस यही तो है, ये L ये X, तो L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ये दोनों क्या आएगी सर, सेम आएंगे, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड समान है। तो F2 sin थीटा इधर, F1 sin थीटा इधर, F1 और F2 बराबर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस बॉडी पे जैसे ही ये चार्ज ऊपर जाएगा x डिस्टेंस, तो इस पर नेट फोर्स नीचे क्या आएगा सर, F1 और F2 बराबर है, तो मान लेता हूं F, तो 2F cos थीटा आएगा नेट फोर्स। अच्छा, और जब ये नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इधर और इधर वो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाला बचेगा। फिर तो ले दे की बात क्या बचती है, ले दे की बात बचती है कि जब आप चार्ज को इस हिसाब से यानी लेटरली आप क्या कर रहे हो, उसको ऊपर नीचे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हो, तो जब ऊपर जाएगा तो नेट फोर्स नीचे आ रहा है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। हाँ सर, तो एफ नेट अगर मैं निकालता हूं, मान लेता हूं ऊपर हो जाए नीचे, कोई दिक्कत मुझे बिल्कुल नहीं है, तो मेरा आता है 2F cos थीटा, और जहां F क्या है सर, F तो वहां पे ये है, F क्या है ये, तो देख इधर लिख दे 2F की वैल्यू लिख दे K अपॉन बोल रहे L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इंटू कोस थीटा। यहाँ तो कोई एक्स है ही नहीं सर। अब देख कैसे नहीं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। सोच, इस ट्राइंगल के अंदर कोस थीटा क्या होगा सर, कोस थीटा क्या इसके अंदर, इसके अंदर कोस थीटा तो मैं निकाल लेता हूँ, ये बेस है, ये क्या है बेस, और ये हाइपोटेन्यूस, तो कोस थीटा हो जाएगा ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यानी कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस है x है अपॉन हाइपोटेन्यूस है L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का क्या है रूट। तो एक्चुअली में F नेट आ जाएगा 2KQ छोटा q इंटू एक्स अपॉन बोलो क्या, ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगी L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर कितनी रहे 3/2। अब देख मैं इधर लिखता हूँ उसको, F नेट मेरा जो आया वो क्या आया, वो आया 2KQ अपॉन L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू बोलो क्या रे x। क्या ये इस फॉर्म में आया है F बराबर माइनस के एक्स? नहीं सर, अभी तो नहीं आया है क्योंकि वेरिएबल इधर भी है। तो मैं जानता हूं चूंकि x बहुत छोटा है L से, इसके कंपेयर बहुत छोटा होता है, इसलिए मैं ये मान सकता हूं कि x स्क्वायर तो बहुत और भी छोटा होगा। ये जो लोग समझ नहीं पा रहे उनको बताता हूँ, x 0.2 होता है, 0.2 ये बहुत छोटा मान लेते हैं, 0.2 मान लेते हैं, 100 से छोटा है मान लेते हैं, इतना कुछ है। तो इसका स्क्वायर कर तो ये आएगा 0.4 और ये आ जाएगा बोल इतना आ जाएगा। तो ये कंपेयर देखिए, जैसे जैसे एक से छोटी संख्या हो तो क्या करता है स्क्वायर करता जाता है, वो और छोटी होती जाती है और वो वाली और बड़ी होती जाती है, इसलिए मैं क्या लगा रहा हूँ इतना बड़ा लगा रहा हूँ। इसलिए क्या बोल सकता हूँ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को लगभग L स्क्वायर ही बोला जा सकता है। अब L स्क्वायर बोला जा सकता है तो ये चीज क्या हो गई सर, ये तो 0 हो गई, ये 0 हो गई, तो बोल L स्क्वायर इंटू ये तो 2 से 2 कट जाएगा, तो एक्चुअली में F नेट निकल के आएगा 2KQ अपॉन L की पावर 3, यहाँ से देख लेना इंटू x और F नेट। अब मुझे समझ में आया कि ये तो इसके क्या है, इसका और इसका कंपेयर करें हम तो मुझे पता चल रहा है, देखो सर ये रही सारी चीज फिक्स यानी k और वो क्या रहा। तो अब मैं अगर एक्सेलरेशन निकालूंगा F नेट का तो 2KQ बाय m L क्यूब इंटू बोलो क्या रे x, ये एक्सेलरेशन आ गया। तो सर आपने 2 बार सिखाई थी क्या, अगर आपको SHM पता चल जाता है तो आप क्या करो उस पर फोर्स निकालो, नेट फोर्स, वो निकाल लिया सर, वो आया ये नेट फोर्स निकाल लिया, उसकी तुलना करो उसके साथ कंपेयर, तो सर पता चला कि हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के,
क्लियर है। अब जो ये के आया ये उसके बराबर हो जाता है। तो इसके लिए जब ये इक्वेशन होती है तो इसके लिए एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो यानी उसके साथ ये निकाल लो और x के साथ जो चीज बचती है वो क्या होती है ओमेगा स्क्वायर। तो यानी ओमेगा स्क्वायर क्या हुआ रे 2k छोटा q अपॉन ml क्यूब। तो सर ओमेगा क्या सर रूट आ जाएगा 2k अपॉन ml क्यूब। बहुत बढ़िया सर। तो सर टाइम पीरियड सर मैं जानता हूँ 2 पाई बाय बोलो क्या रे ओमेगा। तो सर 2 पाई अपॉन ओमेगा उसको उल्टा कर दे तो ml क्यूब अपॉन 2 बोल है कि यस। अब फ्रीक्वेंसी होती है 1/t तो सर ये इसका उल्टा हो जाएगा 1/पाई और ये वापस 2q अपॉन ml क्यूब। बोल तीनों सवाल अगर तुझे पूछे तो कोई बुराई नहीं है इसको करने के अंदर, बहुत आसान है बहुत आसान है। अब तू सोच इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जो टाइम पीरियड निकाला था यानी ए एक्सियल टाइम पीरियड और यहाँ निकाला है लेटरल, इन दोनों का कंपेयर करके देखना, इन दोनों का कंपेयर करके देखेगा तो उसके अंदर ये 2 वाला नहीं था यानी √2 टाइम क्या हो जाता है लेटरल वाले का क्या हो जाता है ज्यादा है कम हो सकता है। कंपेयर करके देख लेना। कई बार पूछ सकता है आपको कि जब आप ऐसे करोगे SHM और ऐसे करोगे तो टाइम पीरियड के अंदर क्या रेशो आएगा। तो इसका टाइम पीरियड ये आया है और उस वाले का क्या आया था कुछ अलग आया था। उसके अंदर ये 2 नहीं था साइड, आप देख लेना उसके अंदर। तो दोनों को कंपेयर करके आप क्या कर सकते हो रेशो निकाल सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कर दिया है इस सेक्शन के अंदर अभी तक इक्विलिब्रियम की जो प्रॉब्लम्स है उनको हमने स्टडी करने का अच्छे से प्रयास किया है। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसकी जो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कूलम्ब्स लॉ जो है उसका एक वेक्टर फॉर्म देखते हैं क्योंकि कई बार आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। वेक्टर फॉर्म क्यों यूजफुल है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या मैं इधर इसको आप देख लो, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ इसको यहाँ से। हाँ मैं क्या करता हूँ जैसे आपको क्या करते हैं एक क्यूब बनाते हैं, ये क्या करते हैं क्यूब बनाते हैं और क्यूब के हर एक कोने पे कोई चार्ज रखते हैं और फिर बोलते चलो इस पे सब पे चार्ज रखा हुआ है। तो आपको बोल दूं कि 8 कोने होते हैं, इसके ऊपर मुझे नेट फोर्स बताओ। तो इसके ऊपर नेट फोर्स आप बताओगे तो आपको मैं बताता हूँ कैसी सिचुएशन आएगी। आपको एक बार ध्यान से देखना, आप मैं बताता हूँ, आप उम्मीद कर पा रहे होंगे, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना इसमें कितने बाकी 7 की वजह से आएंगे तो 7 फोर्स आपको जोड़ने पड़ेंगे। तो देखो कैसे करोगे आप, 7 फोर्स आएंगे 3 3 6 और एक और ले लेता हूँ मैं 7। तो देख हाँ इस पे मान लेते हैं ये रूम समझ ले। तो इस वाले फोर्स की वजह से क्या आएगा इस डायरेक्शन में आएगा ये फोर्स। हाँ ठीक है। और ये वाला जो होगा इसकी वजह से क्या आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, नीचे वाले की वजह से क्या आएगा ऊपर आएगा। ठीक है ओके सर। अब जो इसका डायगोनल होगा ध्यान से देखना, मैं दिखा नहीं पा रहा हूं आप लोगों को, चलो मैं इधर से दिखाने की कोशिश करता हूं क्यों वेक्टर एडिशन हमें पढ़ना जरूरी है। वेक्टर फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ का वो बताने की कोशिश करता हूं मैं। ऐसे और फिर ऐसे 3 ऐसे हो जाएंगे, हाँ सर ऐसे हो जाएंगे और एक खुद है तो नहीं। अब क्या होगा अब तिरछे आएंगे, एक ऐसे आएगा ठीक है और चलो ये भी मैं पकड़ने की हाँ हो जाएगा ठीक है ऐसे हो जाएगा। एक मिनट, इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज एक्चुअली। ठीक है और ये क्या होगा फिर इस डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर है, मैं चलो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। आप ऐसे समझ लो कि आपके पास बहुत सारे फोर्सेज आएंगे, आपके पास क्या आएंगे बहुत सारे फोर्सेज आएंगे और जो 3D के अंदर आएंगे, किस में आएंगे 3D के अंदर आएंगे। और 3D के अंदर आएंगे तो उनको रिजोल्व करना आपके लिए क्या हो सकता है घाटे का सौदा साबित हो सकता है। खैर इसको छोड़ देते हैं, नहीं आ रहा समझ में, बट आप समझ लेना एक रूम में जाना, किसी एक कोने पे देखना और उस कोने पे क्या करना बाकी 7 से क्या करना उनकी लाइन मिलाना और उनको एक्सटेंड कर देना बाहर। एक्सटेंड कैसे कर दोगे, एक्सटेंड ऐसे कर दोगे, देखो मैं करके दिखाता हूँ। इस वाले पे इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से क्या लगेगा, इसकी वजह से इधर लग गया था डॉट डॉट जस्ट अपोजिट। अच्छा इसके वाले की वजह से ऊपर और इस वाले की वजह से इधर और इस वाले की वजह से क्या है कुछ और लगेगा, फिर इस वाले की वजह से इधर लगेगा और कौन सा बच गया, ये बच गए 1 2 3 4 5 5वें, फिर ये वाला आएगा, ये वाला इधर आएगा। ऐसे करके 3D के अंदर है ना बहुत सारे वेक्टर हो जाएंगे, बहुत सारे वेक्टर हो जाएंगे। तो आपको तो वेक्टर का के बीच में अगर आपको एंगल पता चल जाएगा तो आप कर लोगे, तो आप क्या कर लोगे। लेकिन अगर एंगल ही नहीं पता चलेगा तो कहां से कर लोगे। तो पहली बात है एंगल ही नहीं पता कर पाओगे, इसलिए मुझे वेक्टर एडिशन पढ़ना जरूरी है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो इसलिए मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। उस पर मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा ये कि क्यों आपके लिए जरूरी है, यही क्वेश्चन करवाऊंगा। तब तक आप इसको रब कर लो, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ करके, देख ध्यान से देख। हाँ तो देख अब कैसे कूलम्ब्स वेक्टर फॉर्म क्या होती है
इसके अंदर क्या करते हैं, हमें जो अपने चार्ज होते हैं, जो आवेश होते हैं, उनको क्या करते हैं, किसी अलग पोजीशन पे रखा हुआ होता है, यानी एक्चुअली बोल दो तो उनके हमें पोजीशन दी हुई होती है। जब मैं इस सिस्टम की बात करता हूं तो मेरे पास एक चीज आती है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक। तो इस वाले सेक्शन के अंदर क्या होगा, आपके पास निर्देशांक आएंगे, यानी आवेश कहाँ रखा हुआ है, चार्ज कहाँ रखा हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट देगा, या फिर क्या दे देगा, वो आपका वेक्टर दे देगा, और वो भी कौन सा, पोजीशन वेक्टर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि वेक्टर जिनके क्लियर है वो ऐसे बोलते हैं स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। फिर भी मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करूंगा क्या होता है स्थिति से, पहले ध्यान से देख। मान लेते हैं एक चार्ज है Q1 और उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और इसका क्या है Q2 है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। इसका मतलब ये है, ये ओरिजिन है सर, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 होते हैं। अब देख, यहां से अगर इसकी मैं पोजीशन देखता हूं, यानी ये लेंथ देखता हूं, इसको मैं r1 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और इससे क्या कर देता हूं, r2 से कर देता हूं। ठीक है सर, मान लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेक्टर क्यों माना है मैं बताता हूं तुझे, ध्यान से देख। इसको मैं बोल देता हूं i क्या बोलता हूं, इसको मैं j के बोलता हूं, इसको मैं k के बोलता हूं, जो क्या है वो यूनिट वेक्टर है, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो सर, देखो जो वेक्टर आप पढ़ते हो तो इस पॉइंट के इसको मैं मान लेता हूं o, इसको मैं a मान लेता हूं पॉइंट, ये मान लेता हूं b पॉइंट, जहां पे रखा हुआ है। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने सर, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, ये ऑर्डर है। x1 के क्या है, कोऑर्डिनेट है, यानी इट इज द पोजीशन ऑफ a, यानी ये पोजीशन है किसकी, a पॉइंट की। तो इसका अगर मैं पोजीशन वेक्टर देखूं, यानी स्थिति सदिश देखूं, तो कुछ नहीं करना है, क्या, जस्ट अगर इसके कोऑर्डिनेट ये है क्या, तो x1 इसके साथ i कैप जोड़ दे, प्लस y1 को कोमा से क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा j कैप, प्लस z1 k कैप, बस ये क्या बन गया इसका पोजीशन वेक्टर। सर कैसे, बहुत सिंपल, अगर तुझे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, निर्देशांक पता है, तो उनको अगर उसके पोजीशन वेक्टर में बदलना है उस पॉइंट का, क्योंकि पोजीशन एक पॉइंट होती है, तो ये वेक्टर नहीं है, इट इज अ पोजीशन वेक्टर, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर, एक अलग प्रकार का सदिश है, जिसे स्थिति सदिश बोलते हैं, जो अपने आप में कोई लेंथ नहीं है, एक पॉइंट को प्रेजेंट करता है। तो x1 i कैप प्लस y1 z कैप, ऐसे ही क्या होगा सर, b का क्या हो जाएगा, b का देख क्या है सर, x2, y2, z2, तो इसका pv क्या हो जाएगा, pv ऑफ b, यानी पोजीशन, मैं इसको pv बोलूंगा भैया, पोजीशन वेक्टर, दैट इज x2 i k प्लस y2 j k प्लस z2 k कैप। ये दो चीज मुझे मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि मैंने ये r1 वेक्टर लिख दिया, r2 वेक्टर लिख दिया, तो तू गलत सोच रहा है, बहुत ज्यादा गलत है, तेरा मैथ बहुत वीक है, जस्ट रोल बैक और मैथ पढ़ गया। अब r1 वेक्टर की मैं बात करता हूँ। r1 वेक्टर क्या सर, r1 वेक्टर तो सर ये दूरी का वेक्टर है, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दूं या फिर बोल दूं तो ये बीच की जो डिस्टेंस है इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही बोलेंगे। तो ये होता है सर, और ये सर ये तो है जो रेखा OA है, यानी सेगमेंट लाइन है, ये है, और R2 क्या है सर, ये है OB। बहुत बढ़िया, सही, एकदम बिल्कुल। अब देख मैं एक्चुअली में तुझे बताऊं, तुझे मैथ पढ़ा रहा हूं अभी। हाँ, चाहने को मैं सीधा लिख सकता था वेक्टर वेक्टर और करो खत्म, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं तुझे मैथ, अगर जिन लोगों की वीक है इस सेक्शन के अंदर वो ध्यान से देख लें, ठीक है। तो R1 बराबर OA वेक्टर, R2 बराबर OB वेक्टर। ये क्या है, O सर एक पॉइंट है, क्या है कि पॉइंट, A क्या है, ये भी एक पॉइंट है, ये क्या है, ये भी पॉइंट है, और ये भी क्या है कि पॉइंट है। अगर जब तेरे पास इस कार्टेशियन सिस्टम के अंदर, यानी इस निर्देशांक सिस्टम के अंदर, इसके अंदर जब कोई बिंदु होगा, कोई पॉइंट होगा, उसका क्या होगा सर, पीवी होगा, उसका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा उसका। ओके, अब देख यहां मैं तुझे थोड़ा सा जंप करवाऊंगा, क्या कि जब मुझे कोई दो बिंदुओं का, कोई दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मुझे पता हो, ये बी का पोजीशन वेक्टर मुझे पता हो, तो उन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, मान ले ये पॉइंट है O और ये पॉइंट क्या है A, इसका पोजीशन वेक्टर मुझे पता है, इसका पोजीशन वेक्टर मुझे पता है, तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन मेरी आएगी उसका पोजीशन वेक्टर मैं बता सकता, सॉरी उसका पोजीशन वेक्टर थोड़ी हो गया यार, गलत बोल रहे हो, यानी अगर पॉइंट का होता पोजीशन वेक्टर, ध्यान रख, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पॉइंट का पोजीशन, लाइन का पोजीशन वेक्टर थोड़ी होता, लाइन का तो खुद अपने आप में वेक्टर होता है, इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वी कैन से इट।
तो ये सर ओरिजिन है क्या? तो 0i प्लस 0j प्लस 0k, बोल यार बोल हाँ यहाँ से। और ये क्या है? ये x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये है सब ठीक, बहुत बढ़िया। यानी मुझे क्या पता चल गया कि कोई भी दो लाइन है उनके एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता चल गए। तो उस लाइन का वेक्टर कैसे निकालूंगा? तो ध्यान से देख, ओ और ए को मिलाने वाली लाइन कौन सी है सर? ओ और ए को मिलाने वाली लाइन ये है, ये लाइन है, और इसका वेक्टर क्या है सर? r1 है, तो r1 बराबर ओ ए वेक्टर, बहुत बढ़िया। लेकिन सर ओ ए तो लाइन है ना, ओ और ए को मिलाने वाली, हाँ, तो इसका वेक्टर क्या आएगा? तो फॉर्मूला सूत्र, मैथ वालों अगर मैथ पढ़ाता तो उसने डेरिवेशन करवाता ये, और ये कुछ वैसा ही है जो तू डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव करता है वेक्टर की फॉर्म में, दो कोऑर्डिनेट अगर दिए होते हैं वैसा ही कुछ डेरिवेशन होता है, बट तुझे वो ध्यान नहीं रखना है। अगर कोई पॉइंट, अगर कोई लाइन का तुझे वेक्टर निकालना है और उस लाइन के एंड पॉइंट ऐसे हैं, तो इसका फॉर्मूला देख ले, ओ ए चाहिए क्या? तो बाद में क्या है? ए। तो देख, ए पॉइंट का पीवी, ए पॉइंट का पीवी माइनस ओ का पीवी, सिंपल, खत्म, काम खत्म भाई तेरा, सीधा एकदम बिल्कुल शानदार फॉर्मूला। तो देख, ए का पीवी क्या है? वो रहा सर, तो x1i प्लस y1j प्लस z1k कैप माइनस ओ का तो 0 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही R2O भी, तो सर क्या होगा? b का पीवी सॉरी माइनस ओ का पीवी, हाँ सर, तो b का है x2i के प्लस y2j के प्लस z2k के माइनस बोल क्या है? 0, खत्म। तो मुझे R2 भी मिल गया और R1 भी मिल गया। अब देख, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो मजाक कर रहा है, गलत पढ़ा रहा है, क्यों? क्योंकि ए का पोजीशन वेक्टर जो आता है वही तो R1 वेक्टर आया, और अभी बोल रहा था कि जो पोजीशन वेक्टर होता है वो किसी लाइन का वेक्टर नहीं हो सकता। तो ये इसलिए आया है क्योंकि ये जो एंड पॉइंट था इधर, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे? 0 0 0 थे, इसलिए ये क्या है? ये सेम आया है। अदरवाइज अगर ये कोई और होता, इसकी कोई वैल्यू होती, तो ये सेम नहीं आता। तो मेरा अभी तक जो समझाया उसका कारण क्या है कि अगर तुझे दो पॉइंट दिए हुए हों, अगर मुझे दो पॉइंट दिए हुए हों और उनके कोऑर्डिनेट तुझे दिए हुए हों, तो उनका पोजीशन वेक्टर बनेगा क्या? इनके साथ आई कैप और जे कैप और के कैप लगा देना, प्लस कर देना कोमा की जगह, ठीक है सर। और अगर मुझे एक लाइन मिले, उसके एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता हो, तो उस लाइन को जोड़ने वाला वेक्टर, जैसे ओ और ए को जोड़ने वाला वेक्टर ओ ए वेक्टर, उसका सूत्र होता है बाद वाले का पीवी माइनस पहले वाले का पीवी। ये कर दिया और मैंने निकाल लिया। सर ये इतनी रामायण क्यों की है? अब देख, अब आता हूं मेन चीज पे। तो ये समझ गया कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और पोजीशन वेक्टर के बाद में अगर उस लाइन पॉइंटों को जोड़ दें तो फिर मैं पीवी बनाने के बाद में पोजीशन वेक्टर से वो वेक्टर कैसे बना सकता हूं, ये मैंने कर लिया। अब तो आप कूलम्ब्स लॉ पे आओ, कूलम्ब्स लॉ पे आएंगे तो कोई इशू नहीं है। देख, हमें निकालना है क्या? कूलम्ब्स लॉ निकालना, कूलम्ब्स फोर्स निकालना है, और वो निकालना है वेक्टर फॉर्म में। तो देख, ए और बी के बीच में Q1 Q2 का, तो मुझे पता है ये फोर्स लगेगा इस पे इधर, यानी F2, यानी F लगेगा 2 पे ड्यू टू 1, और 2 की वजह से लगेगा कहां से? सर इधर लगेगा, यानी दैट इज F12। बोल कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब तू बता, F21 बता दे क्या? सर मैं जानता हूं एक तो कि इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर आएगा। अरे मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, आज मुझे इसका विद फॉर्मूला बताना है कैसे वेक्टर की फॉर्म में। तो सर मैग्नीट्यूड आएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन सर बीच की दूरी, सर बीच की दूरी तो है ए बी, वेक्टर है वो, हाँ, और इसका क्या रे? मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूरी और उसका स्क्वायर, और इनटू बोलो क्या रे सर? ए बी, वेक्टर वाला है, हाँ सर ये ए बी वेक्टर है, ठीक है, कोई इसका कैप, या चलो इसको हटा दे, गलत तरीका लिखने का, इसका कैप। ये सर क्या कर रहे हो? कुछ अजीब अजीब बातें लिख रहे हो। ध्यान दे, ए वेक्टर ए कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए से लिखते हैं। इसका मतलब होता है ए वेक्टर के बाद में अगर मैंने दो डंडे लगाए, इसका मतलब इसका परिमाण का क्या? मैग्नीट्यूड। और ए डायरेक्शन का मतलब ए कैप, इसे कैप बोलते हैं टोपी सी, इसको मतलब इसकी दिशा में, इसकी दिशा बताता है। और ये उसका यूनिट वेक्टर होता है, जो मैग्नीट्यूड में एक होता है, डायरेक्शन वही लगता है जो एक ही है। छोटी छोटी बातें मैथ की तुझे पता होगी, उसे उम्मीद कर रहा हूँ, इसलिए ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, ठीक। अब F12 क्या होगा? सर F12 होगा के Q1 Q2 अपॉन, इस बार तो सर ये दूरी आएगी, हालांकि ये क्या आएगी सर? ये आएगी बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इनटू बी ए का क्या रे? कैप। सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, चल इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार रब करता हूँ, ध्यान से देख। निकाल लिया। अब अगर मुझे बताऊं तो क्वेश्चन जब आता है,
क्वेश्चन के अंदर तो ये वाला और ये वाले दो ही वेक्टर दिए हुए होते हैं, ये ए बी कहां से लेके आ गए ये निकालेंगे। तो देख अभी मैंने तुझे बताया था एक्चुअली में ए बी वेक्टर चाहिए मुझे, क्या चाहिए ए बी वेक्टर। हाँ सर ए बी वेक्टर निकाल देंगे। ए बी वेक्टर का मतलब है सर अभी तो बताया था बी का पीवी माइनस ए का पीवी, माइनस ए का क्या है पीवी। सर ए का तो है x2 सॉरी बी का प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k। बोलो ये है कि नहीं सर, क्यों? क्योंकि ए बी वेक्टर की बात करता हूं तो ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, ए का पीवी बी का पीवी। तो अभी तो सूत्र बताया था बाद वाले का पीवी माइनस एक वाले का पीवी। और अगर यही इसको ध्यान से देख ले x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये क्या आया? ये सर ए बी वेक्टर आया। बहुत बढ़िया। अब देख बी ए आता है तो ये वाला बी ए का मतलब है ए का पीवी माइनस बी का पीवी। हाँ सर बहुत बढ़िया। तो ए वाला क्या आएगा x1 और उसका x2, तो x1 माइनस x2 i के प्लस y1 माइनस y2 j के प्लस z1 माइनस z2 k के। बोल है कि नहीं? हाँ है। ए बी और बी ए वैसे देखे तो ए बी और बी ए तो सर बीच की लेंथ तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ए बी की डायरेक्शन है ए से बी इधर और बी ए की डायरेक्शन बी से इधर। बोल अपोजिट है कि नहीं है? और यहां से तुझे पता भी चल रहा होगा। देख बी ये क्या है ए बी आ गया ना, हाँ ये बी है। बी है में माइनस कॉमन ले ले, इन सब में से माइनस कॉमन ले ले, सब में से माइनस कॉमन ले लेगा तो क्या बचेगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। हाँ सर ठीक। ये बोल क्या बन गया सर? ये तो ये बन गया बी ए, यानी बी ए वेक्टर बराबर है माइनस ऑफ ए बी वेक्टर के। ये मुझे सिद्ध करना था, ये मैं जानता भी था लेकिन मैंने देख लिया, कोई इश्यू नहीं है। अब देख समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल। अब सर बी ए वेक्टर क्या है? बी ए वेक्टर तो ये है सर, यहां से यहां, और ए बी ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख अगर मैं तुझे ये बता दूं कि बी का पोजीशन वेक्टर आया था, क्या आया था? बी का पोजीशन वेक्टर आया था और ए का पोजीशन वेक्टर आया था, दोनों मैंने निकाल लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर मैं फोर्स देखता हूं तो यहां से और यहां से, तो मेरे एक बात समझ में आ रही है कि डायरेक्शन अपोजिट आती है, लेकिन मैग्नीट्यूड को आप क्या करो सोल्व करो। अब मैग्नीट्यूड सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? R1 और R2 जो मुझे क्वेश्चन में दिया उसके पदों में हम इनको देखेंगे। कैसे देखेंगे? अब देख इधर देख, सॉरी इधर ही आ जा। ये वेक्टर मान ले मुझे ए बी वेक्टर निकालना है, क्या निकालना मुझे? ए बी वेक्टर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ए से बी वाला ये, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला वेक्टर मुझे पता है और ये वाला वेक्टर मुझे पता है। अब देख इसको मैं वापस बनाता हूँ। ये वेक्टर मुझे पता है, हाँ ये वेक्टर मुझे पता है, ये तो मुझे निकालना है सॉरी, और ये वेक्टर मुझे पता है। ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये क्या है? ए बी वेक्टर है। तो देख मैं जानता हूँ ट्राइंगल लो क्या है, अगर ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, और अगर ये तीसरा वेक्टर आता है जो इसी डायरेक्शन, देख इधर इधर और इधर, इसकी डायरेक्शन इधर थी, फिर इधर से डायरेक्शन ये आई और इधर की डायरेक्शन ये आई, तो ये अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, और ये क्लोज ट्राइंगल बना रहे हैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या होता है? जीरो वेक्टर होता है। क्या होता है? जीरो वेक्टर। अब सोच ए वेक्टर बी वेक्टर, और अगर ये वेक्टर आ जाए इस डायरेक्शन में आ जाए, क्या आ जाए? इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? ये एक्चुअली इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, यानी यहां से देख ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर इस वाले पोजीशन देख, तो माइनस सी वेक्टर आया कि नहीं आया? तो सोच ये वापस वही ले ले, हाँ सर सी वेक्टर है। यहां से देख अगर ऐसे 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 है तो ये आएगा, हाँ यहां से ए प्लस बी बराबर क्या? माइनस सी। अब माइनस सी क्या होता है सर? सी ये रहा, हाँ इसका माइनस क्या होता है? मतलब यही लंबाई रहा, लेकिन जो डायरेक्शन है उसको क्या करते? अपोजिट करते। तो बोल ये क्या हुआ? रिजल्टेंट हुआ कि नहीं? हाँ सर। अब इसमें देखिए चीज, इसमें कैसे? ये प्लस ये, इनकी डायरेक्शन यहां तक तीर तक गई, फिर इसकी इधर गई, लेकिन इसकी उल्टी है, तो ये वाली चीज नहीं है क्या? तो इसको तुम क्या लिख रहा है? ऐसे लिख रहा है, तो इसको देख कैसे लिखेगा? R1 वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर माइनस R2 वेक्टर। बोल यार है कि नहीं? माइनस R2 क्यों लिखा? प्लस R2 लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इस टाइम हमें उल्टा थोड़ी पता है। तो यानी क्या होता है ट्राइंगल लो क्या बोलता है? एक डायरेक्शन ट्राइंगल की डायरेक्शन दूसरी सेम वाइज, यानी एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इसकी इधर डायरेक्शन इसकी इधर डायरेक्शन। अब इसकी इधर इधर होती तो इसके साथ प्लस बराबर जीरो कर देते, लेकिन इसका ऐसे लिख देते। लेकिन अगर ये तू इसके अपोजिट कर दे, इधर डायरेक्शन, अगर ये आती तो ठीक थी, लेकिन इसने उल्टी डायरेक्शन कर दी, इसलिए क्या करते हैं? इसको माइनस सी के साथ लिखते हैं, इसलिए ये सब चीजें होगी। तो यहां से क्या हो जाएगा?
ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर यहाँ से आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बोला है कि नहीं? हाँ सर आया। एक तो तरीका ये है ट्रायंगल लॉ से करने का। दूसरा देखो, ये सोच, ये क्या था? इसको अगर मैं सेपरेटली लिखूं ना, इसको अगर मैं सेपरेटली, या मान लीजिए इसको सेपरेटली लिखता हूं, तो ये क्या है सर? ये R2 वेक्टर है माइनस क्या है, R1 वेक्टर है। इसलिए आई वुड अर्ज यू ऑल पीपल कि आप ज्यादा डीप में मत जाएं, इसको ऐसे समझे, ए बी का वेक्टर निकाला है, ए बी वेक्टर निकाला है क्या, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी का पीवी माइनस ए का पीवी। तो बी का पीवी क्या है सर? बी का पीवी तो R2 है, ये रहा पोजीशन वेक्टर, और ये R1 है, तो ये क्या हुआ, R2 माइनस R1 वेक्टर हुआ। बोलो क्लियर है क्या? तो हमें अभी तक जो चीज हमने की उसका एक ही हमारा मोटो था क्या, कि दोनों के बीच में हमें इसका वेक्टर मिलेगा, इसका पोजीशन वेक्टर मिलेगा, या इसका क्या मिलेगा मुझे, वेक्टर मिलेगा, या इसका वेक्टर मिलेगा। बीच वाला जो वेक्टर जो हमें नहीं देगा उसको मुझे निकालना होगा, इन दोनों के पदों में निकालना होगा, इन दोनों टर्म में। वो मैंने निकाल लिया। अब देख कूलम्ब फोर्स कैसे करते हैं, देख मैं इसको रब करता हूँ। हाँ अब कर चलो देख, हाँ देख F21 लिखता हूँ, F21 के Q1 Q2 अपॉन AB। अब देख मैं जानता हूं कि AB वेक्टर क्या निकल गया है मेरा, AB वेक्टर निकल गया है R2 माइनस R1 वेक्टर, तो मैं लिख दूंगा R2 माइनस R1 वेक्टर। हाँ सर, और इसका क्या है, स्क्वायर, और इनटू स्क्वायर है, इनटू क्या, कैप, यानी R2 माइनस R1 ये वेक्टर आता है, हाँ, और इसका क्या, कैप। ठीक है। अब सर एक बात और जानता हूं मैं, क्या रे, ध्यान से देख, अगर ए वेक्टर है कोई तो ये होता है ए कैप इनटू मोड ऑफ ए। हाँ, तो ए कैप क्या है यहाँ से सर, ए कैप आया ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए। इसको क्या लिख सकता हूँ, देख कैप वाले को लिख सकता हूँ वेक्टर अपॉन उसका मॉड्यूलस, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर है, इसका स्क्वायर इनटू, इसको देख क्या लिख रहा हूँ, कैप को लिख रहा हूँ R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है सर, अपॉन उसका मोड, तो अपॉन इसका मोड लिखूंगा तो बोल मैं इसको सीधा 3 लिख देता हूँ, तो ये F21 आ गया। हाँ सर आ गया, F21 आ गया के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्या है, क्यूब रहे भाई, ध्यान रख क्यूब। वैसे नॉर्मली स्क्वायर आता है फोर्स में, बट वेक्टर फॉर्म अगर मैं करूंगा तो क्यूब आ रहा नीचे, तो याद रखना R2 माइनस R1 वेक्टर। ये क्या आ गया, ये कूलम्ब लॉ आ गया। अब सोच, यही अगर F12 करना हो मुझे तो क्या आएगा, के Q1 Q2 अपॉन 1 2, यानी 1 पे 2 की वजह से, यानी ये वाली डायरेक्शन। तो इस बार फोर्स क्या वेक्टर क्या आएगा, बी ए वेक्टर आएगा। क्या वेक्टर आएगा, बी ए वेक्टर आएगा। तो बी ए वेक्टर का मतलब ए का पीवी माइनस बी का पीवी, यानी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो देख R1 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, यही वेक्टर है, बस डायरेक्शन उल्टी कर दी है मैंने, कोई फर्क नहीं है, और यानी R1 माइनस R2 ये होगा। अब तो इन दोनों को ध्यान से देखे, तो नीचे वाले में अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, नीचे वाले में माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो देख माइनस के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर हो गया। अब देख इसका और इसका मोड निकालें तो कोई फर्क नहीं आएगा, ध्यान से देखिएगा, कोई खास फर्क नहीं है। तो ये सारी चीजें कोई फर्क खास का कुछ भी नहीं है। ये क्या बन गया है, ये सब ये बन गया है। तो यहां से मैं बता भी सकता हूं कि F12 बराबर माइनस F21। तो यही कूलम्ब लॉ है क्या, कि अगर ध्यान से देख, शॉर्ट तरीके में कैसे करेगा, अगर ये वेक्टर है, सॉरी ये Q1 है और ये Q2 है, क्वेश्चन में कैसे करेगा, अगर इनके बीच का वेक्टर R है तो कूलम्ब लॉ क्या बोलता है, F जो इनके बीच में लगेगा वो लगेगा के Q1 Q2 अपन बीच का वेक्टर। देख यहाँ पे वेक्टर ये था R2 माइनस R1, क्यों, क्योंकि ये दोनों चीजें मैंने लिखा, और इसको क्या लिख दूंगा, R वेक्टर का क्या है 3, यानी बीच के वेक्टर का मोड का 3, और इनटू क्या R वेक्टर। बोल यार, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, यू हैव टू रिमेंबर। ये रिजल्ट तुझे क्या करना है, एकदम याद रखना है, तुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देख ये जो समझ गया होगा, तो मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, बाकी के मैं तुझे अच्छे से अगली क्लास में करवाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है, देख जल्दी से इसको रब कर ले, छाप ले, मैं बता दो, छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, देख कैसे करेंगे इसको। है Q1 उसका पोजीशन है 2, 1, -3, और Q2 जो है वो है 3, 4, -8। यहाँ पे दोनों चार्ज लगे हुए हैं, तो पूछ लेगा दोनों के बीच में कूलम्ब फोर्स बताओ। तो देखो कई तरीका है, अगर वो पूछ ले क्या, वो पूछ ले आपसे सीधा मैग्नीट्यूड, तो आप क्या कर दोगे, दोनों के बीच में ये Q1 है Q2 है, तो फोर्स आएगा के Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस,
तो ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला सीधा लगा सकता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का रूट, तो सीधा कर दिया, खत्म, काम निकल गया। दूसरा इसको बोल रहे कि यहाँ पे डायरेक्शन भी बता, तो डायरेक्शन कैसे बताएगा, डायरेक्शन वेक्टर से बतानी पड़ेगी, इसलिए तो डायरेक्शन पूछेगा तो देख क्या करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो बीच का वेक्टर मान लेंगे, बीच का वेक्टर मान लेते हैं r वेक्टर है और r का ये क्यूब इनटू r, ठीक। अब देख r वेक्टर क्या बीच का, यानी ये q1 है ये q2, तो बीच का वेक्टर निकालने के लिए इससे इसके निकालना है, तो इस वाले से पोजीशन इसका निकाल देते हैं। तो 3 माइनस 2 आई कैप प्लस 4 माइनस 1 जे कैप प्लस माइनस 8 प्लस 3 के कैप, ध्यान से देख लेना भैया। तो r वेक्टर बीच का आएगा आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, ये आ गया क्या रे, r वेक्टर आ गया। तो फोर्स क्या आ जाएगा बीच में, सर फोर्स आ जाएगा k q1 q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस का मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इनटू माइनस 5 का स्क्वायर का बोलो रूट और इनटू ये वेक्टर, तो i कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। अगर ऐसे सवाल आता है तो तू ऐसे कर लेगा, इसमें तुझे कोई गुरेज नहीं है। दूसरा क्या देख सकता है, ये दे देगा q1 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर दे देगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, और q2 का पोजीशन वेक्टर देगा 3i प्लस 4j माइनस 8k कैप, ये दे देगा, तो क्या देगा, तो फोर्स निकाल, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वेक्टर निकालूंगा, ये वेक्टर क्या गया, इसका पोजीशन वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर है, इस वाले से माइनस कर दूंगा, तो आएगा क्या, यही चीज आएगी कुछ ऐसे, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, जो निकलेगा ऐसे वेक्टर, उन दोनों को क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन बताया है, शायद आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं अगली क्लास प्योरली कूलम्ब फोर्स का जो वेक्टर एडिशन है, यानी बोल दूं तो वेक्टर फॉर्म है एक्चुअली में, एडिशन नहीं, तो उस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, उस पे हम देखेंगे कैसे इस पे सवाल आते हैं और कैसे ये हमारा काम क्या करता है, आसान करता है। तो अभी तक की क्लास में हमने आज देखा है सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम देखी है और कूलम्ब फोर्स का वेक्टर फॉर्म देखा है, जिसके अंदर मुझे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और अगर वो आते हैं और अगर उसमें मैं ये चीज यूज कर लूं तो वो किस हिसाब से मुझे क्या कर सकता है, वेक्टर फॉर्म आसानी से लेके आ सकता है उन क्वेश्चंस को, तो मैं करता हूं। तो कूलम्ब फोर्स, जो कूलम्ब फोर्स है या बोल दूं तो कूलम्ब लॉ है, उसका वेक्टर एडिशन क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब 3D में चीजें चली जाती हैं तो मुझे बार बार डायरेक्शन थीटा बीटा निकालने की जरूरत पड़ती है, वो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाने में मुझे बहुत परेशानी हो सकती है, इसलिए मेरा काम आसान करता है कौन, कूलम्ब वेक्टर फॉर्म। ये बहुत आसान है, एक दो और क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा, करना कुछ नहीं। अगर ये मैथ अगर तुझे आती, 2 पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर दिया है तो उनके बीच का वेक्टर निकालना अगर तुझे आता है, बहुत आसान है फिर। और अगर तुझे कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 पॉइंट के, उन दोनों के बीच का वेक्टर निकालना आता है तो बहुत आसान है। मैंने पहले तुझे वही समझाने की कोशिश की है, बेसिकली आई टॉट यू मैथमेटिक्स इन दिस क्लास एक्चुअली रेदर देन फिजिक्स। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा वेक्टर क्या होता है। जिनके वेक्टर स्ट्रॉन्ग थे वो बच्चे बहुत आसानी से इसको करेंगे, जिनके नहीं है तो हमारे साथ रहे, हम उनको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करवा देंगे। तो अभी तक क्लास में जो पढ़ा उसको आप बिल्कुल शानदार तरीके से लिखें और पढ़ते रहें, घर पे रहें, एंड स्टे सेफ, स्टे होम एक्चुअली में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।